Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is Devendra Kumar. आर्थिक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी इस सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर करते हैं आज हम शुरू। ठीक है, और चैप्टर का जो नाम है हमारा वो है आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं आंकड़ों का संग्रह क्या है। आंकड़ों का संग्रह, देखो, आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों एवं विभिन्न तरीकों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को आंकड़ों का संकलन कहते हैं। संकलन बोले या संग्रहण बोले, संग्रह बोले, बात एक ही है। मतलब आंकड़े जो होते हैं उनको इकट्ठा करना, ठीक है, आंकड़ों का संग्रह कहलाता है। लिखा है कि आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों एवं विभिन्न तरीकों से, ठीक है, आंकड़े किसी भी तरीके से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किए हों, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, इसके बाद सांख्यिकीय अनुसंधान। देखो, आंकड़े क्यों, कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, अनुसंधान करता हिंदी में जिसको बोलते हैं, वो आंकड़े क्यों इकट्ठे करता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी भी विषय से संबंधित आंकड़े इकट्ठे कर रहा है, इसका मतलब वो उनका विश्लेषण करेगा और किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सांख्यिकीय अनुसंधान क्या है। देखो, जब आंकड़ों के संग्रहण मतलब कलेक्शन से लेकर, मतलब इकट्ठे करने से लेकर निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब निष्कर्ष तक की सभी क्रियाएं अपने क्रमानुसार पूर्ण हो जाती हैं, तो यह प्रक्रिया सांख्यिकीय अनुसंधान कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सांख्यिकीय अनुसंधान। ठीक है, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करने से लेकर आखिरी स्टेज निष्कर्ष निकालने तक की यदि सारी जो प्रक्रिया हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, तो हम कहेंगे, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सांख्यिकीय अनुसंधान। क्लियर। अब देखो, किन आंकड़ों का हमें क्या करना है, अनुसंधान करना है, और किन आंकड़ों का हमें सांख्यिकीय अनुसंधान नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले सांख्यिकीय अनुसंधान केवल उन ही समस्याओं से संबंधित है जिनका संख्यात्मक विवेचन संभव हो। ठीक है, तो सांख्यिकीय अनुसंधान केवल उन्हीं समस्याओं से संबंधित है जिनका क्या है, संख्यात्मक विवेचन हो, मतलब वे सभी आंकड़े जो संख्या के रूप में हों। ठीक है, जैसे व्यय संबंधित आंकड़े हो सकते हैं, आय संबंधित, जनसंख्या संबंधित, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि से संबंधित आंकड़े। ठीक है, अब सांख्यिकीय अनुसंधान केवल उन ही समस्याओं से संबंधित नहीं है, कब नहीं होगा, जिनका संख्यात्मक विवेचन संभव न हो, मतलब जो संख्या के रूप में न हो, उनका हम क्या करते हैं, सांख्यिकीय अनुसंधान नहीं कर सकते। जैसे देखो, बुद्धिमत्ता, सुंदरता, लालच आदि, ये गुणात्मक तथ्य हैं। ठीक है, मात्रात्मक तथ्य नहीं है, इसलिए इनको सांख्यिकी भी नहीं कहा जाएगा। और जब इनको सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा तो इनका सांख्यिकीय अनुसंधान हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आती है आंकड़े की। आंकड़ा क्या है, तो देखो, किसी समस्या से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों के समूह के विस्तृत रूप को आंकड़ा कहा जाता है। कोई भी समस्या है, ठीक है, हमने कुछ तथ्य इकट्ठे किए और उनको हम क्या कर रहे हैं, संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो वो तथ्य क्या कहलाएंगे, वो तथ्य आंकड़ा कहलाएंगे। ठीक है, अब जो आंकड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आंकड़ों के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। सबसे पहला है प्राथमिक आंकड़ा, जिसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आंकड़ा है वो द्वितीयक या फिर उसको गौण आंकड़ा बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राथमिक आंकड़े के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो,
वे आंकड़े जिसे अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम स्वयं संबंधित स्थान से संग्रह करता है एवं उपयोग करता है, तो इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक का मतलब है सर्वप्रथम, मतलब जो भी अनुसंधान करता है सबसे पहले वो स्वयं जाकर आंकड़े इकट्ठे करता है और उनका प्रयोग स्वयं करता है, तो उन आंकड़ों को हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। ठीक है। और द्वितीयक आंकड़े क्या कहलाते हैं कि वे आंकड़े जो किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता या व्यक्ति द्वारा पहले से क्या है इकट्ठे किए हुए हैं उसने। ठीक है। और जो एक विशेषज्ञ उनका क्या कर रहा है, वो स्वयं इकट्ठे नहीं कर रहा, जो पहले से जिस व्यक्ति ने आंकड़े इकट्ठे किए उनका प्रयोग कर रहा है, इसलिए उन आंकड़ों को हम कहते हैं द्वितीयक या फिर गौण आंकड़ा। समझ में आया? तो देखो, वे आंकड़े जो किसी दूसरे के द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं, यदि कोई दूसरा विशेषज्ञ इन आंकड़ों का उपयोग करता है तो ये आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है। सेकेंडरी डेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्वप्रथम अगर वो स्वयं जाके इकट्ठा कर रहा है और उनको उपयोग कर रहा है तो प्राथमिक आंकड़े, लेकिन किसी और के द्वारा इकट्ठे किए हुए आंकड़ों का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो आंकड़े क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है। अभी और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं इनको, इसके बीच में अंतर करते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। ठीक है। देखो, प्राथमिक आंकड़े क्या है? इसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। ठीक है। जो प्राथमिक आंकड़ा होता है उसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। और द्वितीयक आंकड़े, ये आंकड़े किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों से लिए जाते हैं। मतलब पहले किसी व्यक्ति या फिर अनुसंधानकर्ता ने वो आंकड़े इकट्ठे किए थे, आप उनका क्या कर रहे हो? आप उनका केवल इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपने इकट्ठे नहीं किए। ठीक है। इसे एकत्रित करने में अधिक समय, श्रम और धन लगता है। सीधी सी बात है, ये तो ओरिजिनल आंकड़े हैं, पहली बार जिसने इकट्ठे किए हैं वो अधिक समय लगाएगा उनको इकट्ठा करने में। ठीक है। श्रम और अधिक धन लगेगा। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो पहले से इकट्ठे हैं, तो आपको क्या करना है? बस उनका ही इस्तेमाल करना है। इसका मतलब वहाँ पर इन आंकड़ों के संग्रहण में कम समय लगेगा, श्रम मतलब मेहनत, और कम ही धन लगेगा एज कंपेरिजन टू प्राइमरी डेटा। ठीक है। अब थर्ड है, क्या लिखा है? ये आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल एकत्रित किए जाते हैं। देखो, जो व्यक्ति सर्वप्रथम आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब उसका अपना एक उद्देश्य है। ठीक है। और उद्देश्य रहा होगा। ठीक है। अब देखो, सेकेंडरी डेटा में ये आंकड़े किसी अन्य उद्देश्य से लिए गए हो सकते हैं, इसलिए ये वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते। देखो, अब किसी ने सर्वप्रथम को इकट्ठा किया होगा तो उसका अपना एक उद्देश्य होगा, आप किसी और उद्देश्य, ठीक है, आपका कुछ और उद्देश्य हो सकता है। जो द्वितीय आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है अनुसंधान करता, उसका कुछ उद्देश्य होगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो उद्देश्य है वहाँ पर क्या है? ठीक है, एक अलग बात है यहाँ पर। ठीक है। फोर्थ में, इन आंकड़ों से लिया गया अनुसंधान सही एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। देखो, प्राथमिक आंकड़े जो भी इकट्ठे किए हैं, जो भी अगर हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो वो अधिक शुद्ध होंगे क्योंकि उनका उद्देश्य आपको पहले से मालूम है। और जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनके क्या है? उनके शुद्ध होने पर क्या हो सकता है? शक हो सकता है। ठीक है, संदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, आपके द्वारा नहीं। ठीक है। इसलिए लिखा है कि इन आंकड़ों से किया गया अनुसंधान संदेहास्पद हो सकता है, मतलब संदेह हो सकता है। समझ में आया? तो ये इनके बीच हो गए अंतर। ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं कि प्राथमिक आंकड़े और जो आपके द्वितीयक आंकड़े हैं उनको संकलन मतलब संग्रह मतलब इकट्ठे करने की विधियाँ, कि आप प्राथमिक आंकड़े कहाँ से प्राप्त करोगे या फिर द्वितीयक आंकड़े कहाँ से प्राप्त करोगे और उनकी क्या विधियाँ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो प्राथमिक आंकड़े की संकलन विधियाँ। प्राथमिक आंकड़ों का, ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों की संकलन विधियाँ। प्राथमिक आंकड़े किस प्रकार या किन विधियों से के द्वारा क्या किया जाते हैं? संग्रह कर सकते हैं उनको।
तो सबसे पहली विधि है वह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा। प्रत्यक्ष, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, ठीक है। तो देखो, यह वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष मतलब सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े एकत्रित करता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत, व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत तौर पर जाकर सूचना देने वाले से, ठीक है, सीधे तौर पर संपर्क करता है और वहां से आंकड़े इकट्ठे करता है, वो कहलाता है हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ठीक है। अब इसकी उपयुक्तता मतलब सुटेबिलिटी, ऐसा कब कब उपयुक्त हो सकता है, क्या क्या सुटेबिलिटी है, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति स्वयं जा रहा है तो वो कब कब जा सकता है, ठीक है। तो देखो, उस क्षेत्र के लिए यह उपयुक्त है जहाँ क्षेत्र छोटा हो। भाई अगर क्षेत्र जो है छोटा है, लिमिट में है, तो वहाँ पर ये जो विधि है वो काम करेगी। देखा कि जहाँ आंकड़ों की मौलिकता ओरिजिनल अधिक जरूरी है, जहाँ पे आपको जो आंकड़े हैं वो शुद्ध चाहिए, तभी तो स्वयं जाके आप इकट्ठे करोगे। जहाँ आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण हो, क्लियर। जहाँ आंकड़ों को गोपनीय रखना हो, भाई आंकड़ों को गोपनीय रखना है तभी तो आप स्वयं जाके इकट्ठे कर रहे हो, ठीक है। जहाँ अनुसंधान में गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जहाँ अनुसंधान में गहन अध्ययन की आवश्यकता हो तभी एक अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचना देने वाले के पास जाएगा और वहाँ से आंकड़े इकट्ठे करेगा। लिखा है जहाँ सूचना देने वाले से संपर्क करना आवश्यक हो, और जो सूचना देने वाला है उससे अगर संपर्क करना जरूरी हो तभी आप क्या करोगे, उसके पास स्वयं जाओगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी उपयुक्तता। अब इसके पढ़ते हैं गुण, ठीक है। इसके क्या गुण हैं और क्या इसके अवगुण हैं। सबसे पहले गुण पढ़ते हैं, मेरिट्स। देखो, इससे प्राप्त आंकड़ों में परिशुद्धता पाई जाती है। जो आंकड़े होंगे वो क्या होंगे, अधिक शुद्ध होंगे, क्योंकि वो स्वयं जाके उनको क्या कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है। देखा, एक ही व्यक्ति द्वारा आंकड़े लिए जाने के कारण आंकड़ों में एक रूपता पाई जाती है, क्लियर। इस विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों में मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी पाई जाती है। आंकड़े जो अनुसंधान करता स्वयं जाके इकट्ठे कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आंकड़े हैं वो ओरिजिनल कहे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो अनुसंधान करता, जो क्या कर रहा है, जो शोध कर रहा है, वो स्वयं जाके कलेक्ट कर रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या है, वो ओरिजिनल कहा जाएगा उनको। इसका लिखा है कि ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय हैं, ठीक है, क्योंकि स्वयं जाकर इकट्ठे किए गए हैं। यह विधि लोचर मतलब फ्लेक्सिबल है, ज़रूरत के अनुसार अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को घटाया बढ़ा सकता है। भाई ये इस विधि को क्या हम बोलेंगे, लोचदार बोलेंगे, क्योंकि एक अनुसंधानकर्ता स्वयं जा रहा है तो उसके पास एक प्रश्नों की लिस्ट होती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस जो प्रश्नावली उसके पास होगी उसमें उसको कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अवगुण। अवगुण क्या है, लिखा है कि यह विधि बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। भाई अगर छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है तो बड़े क्षेत्र के लिए क्या होगी, अनुयुक्त, ठीक है, अनुपयोगी होगी। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात होने का डर बना रहता है। देखो, व्यक्तिगत पक्षपात होने का डर ये है कि अगर वो जो भी जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हो कि आंकड़े इकट्ठे करके लाओ, अगर वो चीटिंग करे, ठीक है, तो आंकड़े क्या हो जाएंगे, वहाँ पर पक्षपात करने का डर रहता है कि जो सूचना दे रहा है आप उससे किस प्रकार से आंकड़े ले रहे हो, ठीक है। इसका लिखा है कि विस्तृत क्षेत्र होने पर इस विधि से अच्छे परिणाम नहीं आते। अगर विस्तृत क्षेत्र है तो इस विधि का आप उपयोग नहीं कर सकते। श्रम शक्ति और अधिक धन का उपयोग होता है, और इसके बाद इस विधि में समय अधिक लगता है, ठीक है। भाई स्वयं इकट्ठा कर रहे हो तो सबसे पहले सीधी बात है, पैसा भी लगेगा और आपका समय भी खर्च होगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रत्यक्ष, जब आप स्वयं जाके आंकड़े क्या कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो, ठीक है। तो ये होगी आपकी पहली विधि। इसके बाद है दूसरी विधि। दूसरी विधि हमारी अप्रत्यक्ष मौखिक जांच द्वारा। प्रत्यक्ष का मतलब तो सीधे तौर पर, अप्रत्यक्ष सीधे तौर पर नहीं। मौखिक का मतलब मुंह से जांच, मुंह
ठीक है, मुख से। तो देखो लिखा है कि यह विधि वह विधि है जिसमें किसी समस्या से संबंध रखने वाले व्यक्ति से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ तैयार प्रश्नों के द्वारा पूछताछ कर आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हो, संपर्क कर रहे हो, और वहां से आंकड़े क्या कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो। ठीक है, बड़े एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए यह विधि उपयुक्त है। अगर क्षेत्र जो है बड़ा है तो वहां पर यह विधि क्या करती है, काम करती है। इसकी उपयुक्तता कहाँ है, जहां अनुसंधान संबंधी क्षेत्र क्या होगा, बड़ा होगा, विस्तृत होगा। जहां सूचना देने वाले से संपर्क, देखो लिखा है कि जहां पर सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष संपर्क आप न कर पाओ। ठीक है, आप सीधे तौर पर संपर्क नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है, लिखा है कि जहां सूचना देने वाले में अज्ञानता की संभावना हो। सूचना देने वाले में क्या है, अज्ञानता की संभावना हो। और इसके बाद है कि जहां प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछकर आंकड़े संग्रह करना संभव ना हो। ठीक है, तो आप जहां पर डायरेक्ट हर किसी व्यक्ति से प्रश्न नहीं पूछ सकते, ठीक है, वहां पर ये विधि क्या होगी, उपयुक्त होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी दूसरी विधि। ठीक है, और इसके बाद है हमारी तीसरी विधि। तीसरी विधि है हमारी स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। स्थानीय स्रोत, ठीक है, स्थानीय स्रोत व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, ये हमारी तीसरी विधि है। देखो इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर देता है। ठीक है, अलग अलग एरिया के हिसाब से वहाँ पर एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है कि तुम अपने एरिया का क्या करोगे, हमको आंकड़े इकट्ठे करके दोगे, जानकारी दोगे। वे क्या करते हैं, वे अपने अपने तरीके से सूचना एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ता को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि आपने अलग अलग एरिया में एक व्यक्ति या फिर उसको बोल संवाददाता बोल सकते हैं, उसको नियुक्त किया है और उसका काम है आपको सूचनाएं क्या करना, इकट्ठे करके भेजना। ठीक है, अब ये कहाँ पर उपयुक्त है, देखो यह विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिसमें पहला आंकड़ों के निरंतर संकलन की आवश्यकता हो। जहाँ पर आंकड़ों को क्या है कि आप बार बार आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपने पहले से एक व्यक्ति अपॉइंट कर रखा है। ऐसे आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न आदि द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि पत्र पत्रिका हो गई, रेडियो, टेलीविज़न हो गए, उनके ही व्यक्ति, उनके ही संवाददाता होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हर एक क्षेत्र में अपने एक संवाददाता क्या करते हैं, नियुक्त कर देते हैं। उनका काम क्या होता है, सूचनाओं को इकट्ठा करना। और यहाँ पे लिखा है कि सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता न हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आंकड़े अधिक शुद्ध होने की ज़रूरत ना हो तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड हमारी स्थानीय स्रोत व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। ठीक है, अब पढ़ते हैं फोर्थ हमारी प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के द्वारा सूचना। प्रश्नावली एवं अनुसूची के द्वारा सूचना प्राप्ति। ठीक है, तो देखो इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करता है। क्या करता है, एक प्रश्नावली तैयार करता है, प्रश्न, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सूचना एकत्रित करता है। ठीक है, पहले से ही प्रश्न इकट्ठे कर लिए जाते हैं कि हमको ये प्रश्न पूछने हैं और इन प्रश्नों में जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो हमको क्या करना है, इकट्ठा करना है। अब ये होती है हमारी दो प्रकार की, यह दो प्रकार की, ठीक है, यह दो प्रकार से की जाती है। सबसे इसमें है सबसे पहले डाक विधि। ठीक है, प्रश्नावली एवं अनुसूची जो विधि है उसमें सब, इसके अंदर जो सब विधि है वो है डाक विधि। इस विधि में तैयार प्रश्नावली
कुछ सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास भेज दी जाती है। ठीक है, आप क्या करो, प्रश्न भेज दे रहे हो जो सूचना देने वाला उस व्यक्ति के पास, और जब यह सूचना अनुसंधानकर्ता के पास पहुंच जाती है तो इनकी जो सूचनाओं को क्या है, गुप्त रखा जाता है। ठीक है, आपने किसी से सूचना मांगी, आप उसके पास प्रश्न भेज दोगे कि हमको ये प्रश्न, हमको ये आपसे जानकारी चाहिए। ठीक है, वो क्या है, आपको जानकारी भेज देंगे और वो जानकारी क्या है, उसको गुप्त रखा जाएगा। ठीक है, अब इसकी उपयुक्तता, सुटेबिलिटी, जब अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो और जब सूचना देने वाला व्यक्ति क्या हो, शिक्षित हो। भाई शिक्षित होगा तभी तो आप उसके पास, पढ़ा लिखा होगा तभी तो आपके उसके बाद प्रश्नों की लिस्ट भेजोगे और उसमें वो क्या होगा, उस जानकारी लिख के आपको भेज देगा। ठीक है, अब इसके गुण क्या हैं कि इस विधि में समय और श्रम और धन की बचत होती है। ठीक है, ये आंकड़े मौलिक एवं विश्वसनीय होते हैं और इस विधि द्वारा बड़े क्षेत्र से भी आंकड़े संग्रह किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अवगुण लिखा है कि इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में सूचना भरते समय ठीक है, बहुत ही त्रुटियां रह जाती हैं। भाई सूचना आप लिख रहे हो, उसमें गलती का क्या है, अभाव है, गलती का अभाव नहीं, गलती की संभावना है। इसका लिखा है कि इस विधि में उदासीनता के कारण कई व्यक्ति फॉर्म भरकर वापस नहीं भेज पाते। ठीक है, आपने फॉर्म भेजा कि भाई ये जानकारी हमें देनी है, उदासीन मतलब आलस के कारण कुछ लोग क्या कहते, रिप्लाई ही नहीं करते। इसका लिखा है कि इस विधि में लोचशीलता का अभाव होता है। लोचशीलता का अभाव इसलिए है क्योंकि आपने एक प्रश्नों की जो लिस्ट भेजी है, आप बीच में क्या है कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जो लिस्ट भेज दी, हमको ये इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, वो जा चुके हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, आप चेंज नहीं कर सकते और पक्षपात होने की संभावना यहाँ पर रहती है क्योंकि सारा का सारा दारोमदार सूचना देने वाले के ऊपर है। ठीक है, तो ये होगी पहली, ठीक है, डाक विधि, और इसी में दूसरी है गणक या अनुसूची विधि। देखो, अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर पहले प्रश्नावली तैयार की जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नावली तैयार किए जाएंगे। फिर गणक, गणक मतलब अनुसंधानकर्ता का सहायक, एक व्यक्ति जो होगा, उसे लेकर सूचना देने वाले के पास क्या करेगा, उसके पास जाएगा। वे सूचकों से प्रश्न पूछकर स्वयं भरते हैं। पहली वाली विधि में क्या होती है, डाक विधि में आप लेटर तैयार करोगे प्रश्नों का और भेज दोगे सूचना देने वाले के पास में। ठीक है, वो स्वयं आंसर लिखेगा और आपके पास भेज देगा। लेकिन अनुसूची विधि में क्या होगा कि ये एक व्यक्ति अपॉइंट करेगा, उसको स्वयं जाके भेजेगा, भाई तू जा और तू इकट्ठा करके मेरे पास क्या, तू वो जो आंसर बोलेंगे तू खुद लिखेगा और मेरे पास क्या करेगा, भेज देगा। ठीक है, अब इसकी उपयुक्तता देखो, जहाँ गणक सूचनाओं के भाषा रीति रिवाज से परिचित हों और निपुण हों। ठीक है, जहाँ जो गणक, गणक का मतलब जो एक अनुसंधानकर्ता का जो साथी है, सहायक करने वाले जो व्यक्ति जो भेज रहा है, वो क्या है कि जो भी भाषा रीति रिवाज से परिचित या फिर निपुण होना चाहिए, तभी तो उस व्यक्ति से जाके पूछेगा। और जिनका क्षेत्र क्या हो, विस्तृत हो, बड़े क्षेत्र के लिए ये काम करेगी विधि। अब इसके गुण हैं, इस विधि द्वारा निरक्षर व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जा सकती है। निरक्षर मतलब अनपढ़ व्यक्ति से भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं जा रहा है और प्रश्न पूछ रहा है और वहीं के वहीं क्या लिख रहा है, आंसर लिख रहा है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी आंसर दे सकता है। इसका लिखा है कि इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में शुद्धता पाई जाती है। ठीक है, इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का डर कम होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं लिख रहा है, सामने प्रश्न पूछ रहा है और वो स्वयं लिख रहा है, क्योंकि कुछ गणक पक्ष में या कुछ विपक्ष में होते हैं। इस विधि में सूचनाएं पूर्ण होती हैं क्योंकि गणक स्वयं सूचनाएं इकट्ठा करता है। गणक का मतलब सहायक व्यक्ति। इसके अवगुण क्या हो सकते हैं, यह काफ़ी खर्चीली है क्योंकि इसमें प्रशिक्षित गणक प्रयोग में लाए जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को ही तो भेजोगे आप कि भाई जानकारी इकट्ठा करके लाओ। यह अधिक समय लेती है। यदि उचित संख्या में गणक उपलब्ध नहीं हो तो अनुसंधान पूर्ण नहीं हो पाता। भाई जो भी आप अनुसंधान कर रहे हो और उसमें उसमें अधिक लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, तो और वो समय पर नहीं मिल पाते तो अनुसंधान पूर्ण नहीं हो सकता।
और इसके बाद है पक्षपात पूर्ण गणकों की सूचनाओं पर शुद्धता नहीं रहती है। पक्षपात पूर्ण गणकों की सूचनाओं में शुद्धता नहीं रहती। कहने का मतलब है यदि जो गणक है जो भी क्या कर रहा है, सूचना इकट्ठा कर रहा है, तो हो सकता है कि वो उसको सूचनाओं को मैनिपुलेट कर दे, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ी कर दे, अपनी तरफ से कुछ लिखे, तो इस चीज़ का क्या होता है, इस यह भी चीज़ शामिल हो सकती है, इसलिए ये इसका अवगुण हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब है कि भैया एक अच्छी प्रश्नावली जो होती है उसके गुण क्या होने चाहिए, जो आप प्रश्नावली भेज रहे हो प्रश्नों की, ठीक है, संख्या, उसके क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि प्रश्न शुद्ध, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। क्लियर। प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, भाई कम प्रश्न होंगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा होंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी। प्रश्न अनुसंधान से संबंधित होनी चाहिए, जो भी आप अनुसंधान कर रहे हो प्रश्न उसी से संबंधित होनी चाहिए। प्रश्नावली में सूचकों को गणना करना पड़े ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी आप प्रश्नावली भेज रहे हो, ठीक है, और जो भी सूचना देने वाला है उसको क्या नहीं करनी चाहिए, उसको गणना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और उसमें ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि वो स्वयं सूचना एक तरीके से उसके पास वो सूचना प्राप्ति ना हो। ठीक है, इसके बाद प्रश्न उचित क्रम में होने चाहिए। सबसे पहले क्या पूछना है, इसके बाद क्या पूछेंगे, इसके बाद क्या पूछेंगे, तो प्रश्न एक क्रम अनुसार होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए जिसे पूछे गए प्रश्नों की सत्यता की जांच हो सके। ठीक है, जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो उस वहाँ पर ऐसे प्रश्न भी होने चाहिए कि जिससे ये पता लगे कि जो आपने प्रश्न इकट्ठे किए हैं क्या वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, और अभी हमने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है प्राथमिक आंकड़ों के लिए कि प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की विधियाँ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो द्वितीयक आंकड़े हमारे पास उसको इकट्ठा करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।